नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। कर्नाटक में विधानसभा इलेक्शन को लेकर चुनावी संग्राम जोर पकड़ रहा है। सभी पार्टियां राज्य में सत्ता पाने की होड़ में अपनी रणनीति तैयार करने में लगी है। एक तरफ बीजेपी जो कि अपने गढ़ को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, एकमात्र गढ़ जो कि पूरे दक्षिण भारत में बीजेपी के पास है, तो वहीं कांग्रेस भी इस बार अपनी किस्मत आजमा रही है कि जैसे 2019 में जेडीएस के साथ गठबंधन टूटा, ठीक वैसे एक बार फिर से कांग्रेस एक नए जमी को नए लोगों के साथ कर्नाटक में इस बार दम भरे और कर्नाटक को जीत करके तमाम दक्षिण भारत में एक नया पॉजिटिव बिगुल फूके। और साथ ही आपको बता दें, देश भर में संदेश देने की कोशिश भी की जाएगी अगर कांग्रेस कर्नाटक से जीत जाती है। कल सीईसी की बैठक थी और ऐसे में बीजेपी ने कल इलेक्शन जो सीईसी की बैठक हुई उसमें तय हुआ कि कितने प्रत्याशी होंगे, कौन कहां से प्रत्याशी होंगे, वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि आज ये भी तय था कि आज जो घोषणा पत्र है और जो वहाँ कैंडिडेट्स के नाम है वो आज जो लिस्ट है कैंडिडेट्स की वो आज लीक किए जाएंगे, वो आज दिए जाएंगे। लेकिन ऐसे में आज कैंडिडेट्स के नाम तो खैर नहीं दिए गए हैं, लेकिन लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री दक्षिण भारत के दौरे पर हैं और साथ ही तमाम दिग्गजों की रैलियां वहां हो रही हैं, ताबड़तोड़ वहां जो चुनावी रणनीतिकार हैं बीजेपी के वो भी वहां जा रहे हैं। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि एक तरफ कांग्रेस है जो लगातार 3 बार अपने उम्मीदवारों की लिस्ट निकाल चुकी है, बीजेपी अभी एक पर भी नहीं आई है। लेकिन ऐसे में कहा जा रहा है कि इस बार कड़ा मुकाबला होगा क्योंकि बीजेपी के लिए भी इस वक्त कई चुनौतियां हैं जो वहां निकलकर सामने आई है कर्नाटक में। दूसरी तरफ कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक ऐसे कैंडिडेट के तौर पे, एक ऐसी पार्टी के तौर पर कर्नाटक में देखा जा रहा है कि कर्नाटक को जीतने के बाद जो कांग्रेस की राह है वो तकरीबन दक्षिण भारत के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। और साथ ही आने वाले चुनाव 2024 के लिए भी कांग्रेस एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव संदेश अपने कार्यकर्ताओं के लिए, बड़े लीडर्स के लिए और तमाम राज्यों को टीप दे पाएगी। अब ऐसे में देखना यह होगा कि कर्नाटक के इस मैदान में आखिर बाजी कौन मार लेके जाता है। ऐसे में आपको बता दें कि बीजेपी का जो मंथन और चिंतन है वो दोनों ही जारी है। कभी सीईसी की बैठक हो रही है तो कभी गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर भी प्लान बनाए जा रहे हैं। ये सब इसीलिए क्योंकि कर्नाटक में पिछले 5 सालों में सियासी तौर पर काफी उथल पुथल रही। 5 सालों में 3 बार राज्य में मुख्यमंत्री के चेहरे बदल दिए गए। ऐसे में बीजेपी हर कदम पर फूंक फूंक कर रख रही है। और साथ ही एक और गणित है जो कि बीजेपी को परेशान कर रही है, वो ये है कि राज्य में हर चुनाव में सत्ता बदलने का रिवाज है, जिस वजह से देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का जोश इस साल हाई है, इस बार के चुनाव में हाई है। तो वहीं देश की सबसे बड़ी पार्टी का इस जो रिवाज है उसको बदलने के लिए इस बार कितनी मेहनत करनी पड़ेगी वो भी देखना बहुत जरूरी होता है। और होगा क्या, इस पर भी हमारी पूरी नजर रहेगी। फिलहाल एक छोटा सा आपको हम रिपोर्ट दिखाएंगे जो इस पूरे मुद्दे पर हमने तैयार किया था कि आप समझ पाएं कि कर्नाटक में गुणागणित क्या है, वहां कैसे राजनीति को देखा जाता है, कैसे वहां पर एक बार फिर से कर्नाटक में बीजेपी जी जान लगा रही है ताकि फिर से सत्ता पर काबिज हो पाए। लिंगायत समुदाय वहां पर कितने अनुपात में है और वोट में कितना जान डाल सकती है। तो आपने हमारी एक रिपोर्ट देखी, अब आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं, एक बार आपको मिलवा भी देते हैं। हमारे साथ इस वक्त 5 बजे की डिबेट में मुकेश त्यागी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, निजाम फौजदार प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए हैं, सिद्धार्थ शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजीव मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म पर। सिद्धार्थ जी जैसे मेरे शो पे आते हैं वैसे उनका चेहरा जैसे खिल उठता है। और मुकेश त्यागी जी प्रवक्ता बीजेपी के, सर कर्नाटक चुनाव और आज तो आपके उम्मीदवारों की लिस्ट भी आनी थी, अभी तक लिस्ट नहीं आई है। कांग्रेस ने 3 लिस्ट जारी कर दी है। कहा जा रहा है इस बार बीजेपी के लिए जो कर्नाटक का चुनाव है वो बड़ा ही दिलचस्प तो है ही, लेकिन चुनौतियों से भरपूर है। वो इसीलिए क्योंकि 5 सालों में उन्होंने कई बार अपने मुख्यमंत्री के चेहरे बदल दिए और एकमात्र ऐसा राज्य है जहां से बीजेपी उसे पूरे दक्षिण भारत के दरवाजे की इस तरफ है, उस दरवाजे को धकेलने की कोशिश कर रही है। क्या कामयाब हो पाएगी बीजेपी कर्नाटक चुनाव में?
मुकेश त्यागी जी, ठीक है, मैं थोड़ी देर में आपके पास आती हूँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा भी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता निजाम फौजदार हमारे साथ है। निजाम फौजदार, कर्नाटक से आप हमारे साथ जुड़े हैं, कर्नाटक का मिजाज क्या है? क्या राहुल गांधी ने जो यात्रा की थी, भारत जोड़ो यात्रा, क्या भारत जोड़ो यात्रा से आप लोग कर्नाटक जोड़ लेंगे? बीजेपी मुक्त भारत बनने का पहला पड़ाव कर्नाटक से शुरू होगा। 10 साल पहले जो बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त का नारा दिया था, 2023 में वही बिगुल कर्नाटक से बीजेपी मुक्त भारत शुरू होने वाला है अभी। अच्छा। इनको यहाँ पे कर्नाटक में प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। मिनिस्टर कहते हैं कि हम लड़ना नहीं चाहते हैं। मिनिस्टर कहते हैं कि यहाँ पे तकलीफ है, हमें एक आसान सी सीट दीजिए। यहाँ के मुख्यमंत्री पूछते हैं कि मुझे यहाँ शिग्गांव से लड़ नहीं सकता क्योंकि मुझसे लोग नाराज हैं, मुझे कहीं और जगह से लड़वा दीजिए। येडियुरप्पा टिकट मांगते हैं, उनको टिकट नहीं देते हैं। तो यहाँ पे बीजेपी के पास लड़ने के लिए लोग नहीं है। तो अमित शाह कहते हैं कि यहाँ पे पूर्ण सरकार बन जाएगी, फुल मेजॉरिटी सरकार बन जाएगी। लगता है कि आज के ये बीजेपी के चाणक्य नींद में बहुत कुछ बोलने लग गए हैं। तो कर्नाटक में आज कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है। हर एक कैंडिडेट अपने अपने क्षेत्र में लगा हुआ है, लोगों से प्यार मोहब्बत की बातें करता है। इस नफरत के माहौल में हमने बहुत सारे दुकान खोल दिए हैं मोहब्बत के। तो इस बार कांग्रेस पार्टी जीतेगी, कांग्रेस की सरकार कर्नाटका में बनेगी और बीजेपी को यहां से भगाएगी। ठीक है, हमारे साथ मुकेश त्यागी जी जुड़ गए हैं। आपको आवाज आ रही है मुकेश जी? जी आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, आ रही है। मुकेश जी, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि एकमात्र दक्षिण भारत को साधने का जो दरवाजा है वो कर्नाटक है। दहलीज के इस पार बीजेपी खड़ी है और लगातार धक्का देने की कोशिश कर रही है कि दरवाजा टूटे, कर्नाटक बहुमत से हम जीतें और एक मैसेज जाए पूरे दक्षिण भारत में कि बीजेपी जिस विकास के नारे के साथ पूरे देश भर में आगे बढ़ रही है, वो नारा दक्षिण भारत में भी वहां के लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं उस नारे को। मुकेश त्यागी जी। नमस्कार प्रीति जी। देखिए, मैं आपको बताऊं, इतिहास जानता है कि किस प्रकार से राजीव गांधी जी ने वहां के मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटिल जी को जिस प्रकार से असंवैधानिक रूप से उनको बर्खास्त किया और उसकी वजह से कर्नाटक की जनता में जितना रोष आया, और वही एक कारण था कि कांग्रेस का वर्चस्व जो है वहां पर बिल्कुल समाप्त हो गया था। जो एक जमाने में जब बहुत बड़े बड़े उनके कद्दावर नेता कर्नाटक से आते थे, और उसके बाद बीजेपी का वर्चस्व जो है वो लगातार कोस्टल कर्नाटका से लेकर के तमाम उन स्थानों पर जहां पर बीजेपी का कोई वर्चस्व नहीं था, उनके ग्रास रूट वर्करों ने इतना काम किया कि आज हमारी स्थिति यह है कि हम लगातार पावर में बीजेपी में आ रहे हैं। तो बीजेपी, जनता जानती है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कि कर्नाटक के विकास में बहुत तेजी से प्रगति लाएगी, और जिस प्रकार से सेंट्रल स्कीम्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, और जगह जगह आपने देखा होगा तमाम ऐसे विकास के कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार जा रहे हैं, हमारे शीर्ष नेता लगातार जा रहे हैं, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी और तमाम ऐसे ऐसे सीनियर लीडर हमारे जा रहे हैं। तो राहुल गांधी जी की यात्रा का प्रभाव तो कोई कर्नाटक के चुनाव पे भी नहीं पड़ा, नॉर्थ ईस्ट के चुनाव पे नहीं पड़ा। और नॉर्थ ईस्ट में आपने देखा कि किस प्रकार से अगर बीजेपी जीत जाती है उसके बाद अगर आप ये कहें कि राहुल गांधी के पैदल चलने और भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव पूरे दक्षिण भारत में नहीं पड़ा, लेकिन अभी तो चुनाव स्टार्ट भी नहीं हुआ ना, अभी वोटिंग तो होने दीजिए। तो ओवर कॉन्फिडेंस मोहित जी, मुकेश जी? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। आप नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट तो बहुत एकदम अविलंब हुआ था उनकी यात्रा के बाद, और वहां पर जब एक जमाने में कांग्रेस की सरकार इतनी मजबूत हुआ करती थी, वहां पे बिल्कुल उनका बिल्कुल सपाटा हो गया। तो ये तो इवन तेलंगाना में हमने बाई इलेक्शन जीते हैं, तो मतलब तेलंगाना में भी जो स्थिति हमारी बहुत गंभीर थी, तो साउथ के अंदर हमारी स्थिति अब बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही है, और लोग बीजेपी को समझने लगे कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कि यहाँ पर विकास की प्रगति को त्वरित कर सकती है। तो ये कांग्रेस वाले अभी उसमें है। देखिए, इन्होंने हिमाचल प्रदेश का चुनाव जीत लिया, लेकिन गुजरात में इनकी स्थिति कितनी मजबूत थी, और क्या कह रहे थे ये लोग कि हम जीत जाएंगे,
वहां पे ये बुरी तरीके से हारे गुजरात में। लेकिन वो भी यात्रा समुदाय के लोग आपसे परिणाम नाराज आपको दिखाई दिया। लेकिन लिंगायत तो समुदाय के लोग तो बीजेपी से नाराज है ना। आप चलिए जीत का दावा भी कर रहे हैं, ठीक है, ये करना गलत नहीं है। हर एक पार्टी अगर वो कहती है कि हम जीत रहे हैं तो ये ठीक है, जेन्युइन है, इसमें कोई गलत नहीं है। पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कहती है, लेकिन आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते कि कर्नाटक में लिंगायत नेता, आपके पास मुख्यमंत्री का चेहरा था BS येदियुरप्पा, आपने उसको हटा के बसवराज को बनाया, उस कुर्सी पर बिठाया, तो पूरा का पूरा एक बड़ा समुदाय है लिंगायत समुदाय जो आपसे नाराज दिखता है। उसको कैसे आप कॉन्फिडेंस में लेंगे और कैसे वोट करने के लिए मोटिवेट करेंगे? देखिए, येदियुरप्पा जी के वक्तव्य सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि मैं भले ही चुनाव न लड़ूं, मैं पूरी तरीके से बीजेपी का समर्थन करूंगा। उनका जो सबसे छोटा पुत्र है वो भी बहुत अग्रस्त श्रेणी में अंदर आ रहा है, और शिकारपुर जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वहां से उनके चुनाव लड़ने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो लिंगायत कम्युनिटी को कहीं से कोई नहीं, हम लिंगायत हो, वोकालिगा हो, और जो तमाम वहाँ के ट्राइब्स हैं, मैं समझता हूँ बीजेपी का समर्थन संपूर्ण है उनके प्रति। और तो ये कहना कि साहब लिंगायत कम्युनिटी नाराज है, मैं समझता हूँ ये भ्रम। ठीक है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सिद्धार्थ शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, और जैसे मैंने नाम लिया वैसे खुशी की लहर, ये खुशी की लहर चुनाव से पहले, अभी तो कैंपेनिंग स्टार्ट नहीं हुई सिद्धार्थ जी, कर्नाटक में लड़ने जा रहे हैं आप, और अभी से खुशी की लहर। क्या चल रहा है कर्नाटक में आम आदमी पार्टी? क्या गुजरात की तरह बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन जब रिजल्ट आए तो कुछ ना आए? कैसा होगा क्या कर्नाटक में? जी प्रीति जी, आपने अभी पूछा कि मैं मुस्कुरा क्यों रहा हूँ। मुस्कुरा इसीलिए रहा हूँ क्योंकि मैं अभी कर्नाटक से आपके साथ आ रहा हूँ। अरे वाह तो कर्नाटक में जो कुछ जमीनी हकीकत है वो मैं आपको बता दूं। बिल्कुल बताइए। कर्नाटक का ना अपना एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक इतिहास है। हनुमान जी भी कर्नाटक से थे और चंद्रगुप्त मौर्य जी भी कर्नाटक में ही आके अपनी अंतिम समय बिताया। आज के तारीख में कर्नाटक में जो बैंगलोर शहर है, आपको पता है कि IT के क्षेत्र में भारत का नहीं दुनिया का जाना माना एक शहर बन गया है। मुझसे पहले जो कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता बात कर रहे थे, इन्होंने एक दूसरे के ऊपर तो काफी कुछ लांछन लगाए, लेकिन अपनी ओर से कोई रचनात्मक बात नहीं कही। तो कर्नाटक में अगर आपको काम करना है तो कर्नाटक की जनता पढ़ी लिखी है। कर्नाटक का पर कैपिटा इनकम 2.5 लाख रुपए है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश से उसकी तुलना करें तो उत्तर प्रदेश का पर कैपिटा इनकम अगर 70,000 रुपए है तो कर्नाटक का 2.5 लाख रुपए है। कर्नाटक में अभी भाजपा के प्रवक्ता त्यागी जी बता रहे थे कि हमने वोकलिगा और लिंगायत को खुश रख लिया है। तो उनकी जानकारी दुरुस्त करने, कर्नाटक में ही एक कल्याण कर्नाटक करके इलाका है जिसमें कि आर्टिकल 371 के अंतर्गत स्पेशल स्टेटस दिया गया है। और अभी हाल फिलहाल में जो कर्नाटक सरकार ने जो नई रिजर्वेशन पॉलिसी लाई है उसमें जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, खास करके लंबानी और बोवी, ये लोग गुस्से में आ चुके हैं। दिक्कत ये हो रही है कि भाजपा 13,000 स्कूल कर्नाटक में भाजपा ने बंद करवा दिए हैं, सरकारी स्कूल पिछले 5 साल। तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रीति जी आपको भी, कि आज तक इतिहास में कर्नाटक में कुल मिला के 224 लोगों की विधानसभा है, 224 सीट है। आज तक भाजपा 112 सीट कभी अपने इतिहास में नहीं जीती है। भले उसने 2 या 3 बार कर्नाटक में सरकार बनाई हो, लेकिन हर सरकार वो ऑपरेशन कमल के तहत, ऑपरेशन लोटस के तहत दूसरों को तोड़ के बनाती है। वो अपने दम पर आज तक कर्नाटक में 112 सीट आज तक इतिहास में वो नहीं ला पाई। तो खैर वो नहीं ला पाई है, इस बार वो कोशिश कर रही है। दिक्कत यह है कि कर्नाटक जैसे राज्य के लिए, जहां पर कि किसानों की भी अपनी समस्या है, काफी पढ़े लिखे लोग हैं, भाजपा कोई रचनात्मक एजेंडा के साथ नहीं आ रही है। उदाहरण के लिए अभी मैं सड़क पे जब कर्नाटक में घूमता हूँ तो सामान्य लोग भी कहते हैं कि भैया ये सरकार तो ना 40% कमीशन की सरकार बन गई है, कोई भी काम करती है तो 40% कमीशन लेती है। उसके अलावा ये जो खास करके किसान हैं, किसानों के साथ इतना इनकी नीतियां किसान विरोधी हैं कि कर्नाटक में हर राज्य का अपना एक दुग्ध उत्पादन संघ होता है। उस कर्नाटक में जो दुग्ध उत्पादन होता है उसका नाम नंदिनी दूध है। नंदिनी दुग्ध उत्पादन संघ। ये लोग उस नंदिनी दुग्ध उत्पादन संघ को भी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। तो लोग यहाँ पे नाराज हैं, और खास करके क्योंकि कर्नाटक की जनता पढ़ी लिखी है और वो जानती है कि दुनिया भर में कैसे काम हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली या पंजाब का मॉडल है लोग जान रहे हैं, उसके प्रति उनका आकर्षण है,
और सबसे बड़ी बात यह है लेकिन कि इतना बड़ा आकर्षण ठप्पा के चलते सिद्धार्थ जी, जो इतना बड़ा ठप्पा दिल्ली में भ्रष्टाचार का लगा आम आदमी पार्टी पे, जिस कट्टरवाद नैरेटिव से आप लोग आगे बढ़ रहे थे कि सबसे ईमानदार पार्टी, आज उसी ईमानदार पार्टी के ठप्पे पर बहुत बड़ा धब्बा लगा कि ये भ्रष्टाचार से भरी हुई पार्टी उसको कैसे धोएगी और कर्नाटक में कैसे भुनाएंगे इस पूरे कट्टरवाद, ये कट्टर ईमानदारी का जो स्लोगन है आपका। मैं आपके पास आऊंगी इस सवाल के साथ, लेकिन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए राजीव मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार है कर्नाटक से, दैनिक जागरण में एडिटर हैं। राजीव मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस डिबेट में। और आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आप कर्नाटक को बहुत करीब से देख रहे हैं, कर्नाटक की जनता को बहुत करीब से आप समझ पा रहे हैं, चुनावी समीकरण आप समझ पा रहे हैं, तो एक बार जरा बताइए कर्नाटक में क्या चल रहा है। देखिए, दोनों पार्टियां ही दमखम लगा रही हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, लेकिन दोनों ही पार्टियों के कुछ इश्यूज हैं। बीजेपी के भी कुछ इश्यूज हैं और कांग्रेस के भी कुछ बहुत ही ऐसे इश्यूज हैं जो इस इलेक्शन को काफ़ी प्रभावित करेंगे। बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ी बात है, लोकल लेवल पे पार्टी के खिलाफ नहीं, लेकिन स्थानीय स्तर पे भाजपा के खिलाफ कई नेताओं जो मंत्री हैं या विधायक हैं उनके खिलाफ नाराजगी है जनता में। दूसरा जो इशू है वो करप्शन का इशू है, जो बड़े पैमाने पर कांग्रेस ने उठाई है। हालांकि इस इशू को बीजेपी भी उठा रही है, दोनों ही पार्टियों का नैरेटिव अलग अलग है, लेकिन भ्रष्टाचार एक इशू है जिसको दोनों ही पार्टियां उठा रही हैं। दूसरी बात है कि अंतरकलह भी है। बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी लास्ट फरवरी महीने तक, अंतिम समय तक कहीं ना कहीं वो मंत्रिमंडल विस्तार की कोशिश होती रही, पार्टी का एक वर्ग है उसको कहीं ना कहीं संतुष्ट करने की कोशिश होते रही, और आज भी कुछ ऐसे विधायक हैं जो उनके खिलाफ स्थानीय स्तर पर आक्रोश है, लेकिन वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो उन तमाम इशू को अभी सेटल करना है। दूसरी एक बड़ी बात है बीजेपी के लिए कि जो नॉर्थ कर्नाटका में उनका जो प्रेजेंस है वो ठीक है, लेकिन साउथ कर्नाटक में अगर हम ओल्ड मैसूर इलाके की बात करें, जो वो कालिगा हार्टलैंड है, वहाँ पर बीजेपी अभी भी कमज़ोर है। तो अगर नॉर्थ कर्नाटका में उनको कुछ नुकसान होता है तो वो क्या साउथ कर्नाटका में उसकी भरपाई कर पाएंगे। इसी तरह से अगर हम कांग्रेस की बात करें तो उनके खिलाफ भी जो इंटरनल एंटी इनकम्बेंसी के कोई चांसेस हैं क्या वहाँ पर? इस तरह का कोई गुड एंटी इनकम्बेंसी क्या वहाँ पे बन रहा है कि इस बार के चुनाव में देखने को मिलेगा? एंटी इनकम्बेंसी बनती नजर आ रही है आपको वहाँ? एंटी इनकम्बेंसी जो है वो स्थानीय स्तर पे है, लोकल लेवल पे है। कई जो विधायक हैं, कई मंत्री हैं जिनके खिलाफ इस तरह के माहौल है। पार्टी के खिलाफ अगर कहें कि भाजपा के खिलाफ है तो इस तरह से इन जनरल कहना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन लोकल लेवल पे जरूर है एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ। ठीक है, संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। संजय राणा जी, आप खुद इस पूरे चुनाव पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं, ऐसे में आप देखिए कई बड़ी बड़ी बातें कर्नाटक चुनाव को लेकर के कही जा रही हैं, बोलचाल में भी इस बार। अब तो कर्नाटक के लिए ये भी है कि बीजेपी के लिए जो मैजिकल नंबर है 113, 130, लेकिन सरकार अगर बन जाएगी तो 113 पर 30 पर तो सरकार बन जाएगी। उतनी भी इस वक्त बीजेपी उतनी सीटें लाने के दहलीज पर भी नहीं है। कहा जा रहा है कि चुनौती संकट है बीजेपी के ऊपर और बीजेपी हर भरसक कोशिश कर रही है कि कर्नाटक में लोगों का रुझान बीजेपी के प्रति पॉजिटिव किया जाए। गुड इवनिंग प्रीति, गुड इवनिंग टू फॉलो पैनलिस्ट। देखिए, ऐसा है कि जब बात करते हैं कर्नाटका की तो हमें नहीं समझ में आता है कि कौन सी बेसिस पे हम ये एनालिसिस कर रहे हैं कि बीजेपी की 122 से 110 नहीं आएंगी और कांग्रेस की 110 से 122 नहीं आएंगी। अगर इनका इतिहास उठा के आप देख लीजिए, दो सर्वे हुए हैं, सी वोटर्स के और मैट्रिक्स के। सी वोटर बताता है कि 115 से 127 के आसपास मिलेंगे कांग्रेस को और तकरीबन मिलेंगे 98 भारतीय जनता पार्टी को, और मैट्रिक्स बोलता है कि 96 से 106 मिलेंगे। तो कॉन्ट्राडिक्टरी है। आप देखिए कि दोनों सर्वे हो रहा है, सर्वे का मॉडल कितना है, ऑन द बेसिस ऑफ हम डिसाइड कर सकते हैं। बहुत जल्दी बोलना होगा कि कौन सी पार्टी अभी जीत रही है। जहां तक बात आती है कि इनका इतिहास देखें तो अगर आप इतिहास भारतीय जनता पार्टी का देखेंगे तो 2008 में 110 सीट पाई थी, उसके बाद सीधे 40 पे आ गई थी 2013 में और 104 पे आ गई थी 2018 में। ये मतलब चेंजेस आप देखिए, आधे पे आकर के फिर 50% स्विप करना। तो ये ग्राफ आपको दर्शाता है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब आते हैं कि कौन से लोग
किस चीज़ों को चुनाव को पूरा चेंज कर सकते हैं। लिंगायत बहुत बड़ा समाज है वहाँ पे जो चेंज कर सकता है। तकरीबन 11% उसका वोट है, दलित के पास 18-13% आपके मुसलमानों का वेट है, मुस्लिम का वोट है। अगर आप देखेंगे कि पूरा चाहे 2019 का चुनाव हो या 2018 का चुनाव, पूरा के पूरा तकरीबन 86 से 87% लिंगायत समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा, और आदिवासी जो तकरीबन 30% के आसपास है वो भी ज़्यादातर 45 से 46% भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। तो ये बताना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन सी पार्टी कहाँ है। जहाँ तक हमारे मित्र बोल रहे थे कि पर कैपिटा इनकम, नो डाउट वहाँ की पर कैपिटा इनकम 2.6 लाख रुपीज़ है। जो पहले अगर आप ग्रोथ में देखेंगे 2017-18 का देख लीजिए, 22-23 का देख लीजिए, 17-18 में 98,000 से लेकर के 105 लाख हो गया था। और उत्तर प्रदेश का आपने ऐसे नाम लिया कि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, तो मैं पुरजोर तरीके से तर्कों को रखना चाहता हूँ। आप 17-18 का अगर आप आंकड़ा देखोगे पर कैपिटा इनकम 48,000 रुपये था, आज का 81,000 रुपये है। अगर आप ग्रोथ में देखोगे तकरीबन 51% ग्रोथ होता है, उधर ग्रोथ में देखोगे तो 5% ग्रोथ होता है। तो एनालिटिक्स लेके बैठते हो तो आंकड़े के साथ उसका ग्रोथ भी देखना चाहिए और किस लेवल पे था और कहाँ पे पहुँचा है। तो ये अगर तीसरी बात महत्वपूर्ण बात है, अगर आप आम आदमी पार्टी प्रीति जी अगर बहुत पुरजोर तरीके से लड़ती है, सर उसने गुजरात में लड़ा, तो कहीं ना कहीं ये डेंट कांग्रेस पार्टी को ही लगाएगी, भारतीय जनता पार्टी को इसमें एज मिलता नजर आ रहा है। आप कह रहे हैं वोट कटवा पार्टी जिस तरीके से नुकसान लगातार गुजरात चुनाव में भी आम आदमी पार्टी को वोट कटवा पार्टी के तौर पर ही देखा जा रहा था। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया के सवाल में एक बार फिर से वापसी बड़े इस मंच पर वापस कर जाएंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। हम बीजेपी के जो प्रवक्ता हमारे साथ हैं मुकेश त्यागी जी, उनके पास हम चलते हैं। उसके बाद कांग्रेस के जो प्रवक्ता हमारे साथ हैं सिद्धार्थ शर्मा, उनके पास चलेंगे। पहले मुकेश त्यागी जी के पास चलते हैं। अभी तक लिस्ट जारी नहीं हुई, जो आपके उम्मीदवार होंगे कर्नाटक में, त्यागी साहब, मुकेश जी, अभी तक लिस्ट आपने आउट नहीं किया। इसकी कोई बड़ी वजह है? क्योंकि आप देखिए सत्ता में हैं, अब वहां पर भी कर्नाटक में भी आपकी पार्टी सत्ता में है। ऐसे में कांग्रेस ने तब तक तीन बड़े बड़े लिस्ट निकाल दिए। कांग्रेस तो फुल मूड में नजर आ रही है कि वो तो अब कल वायनाड में राहुल गांधी की रैली भी है, वहां वो जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से लिस्ट अभी तक नहीं आना, क्योंकि 10 मई को चुनाव, 13 मई को नतीजे हैं। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल बनता है, मतलब एक अजीब सा वो है कि अभी तक लिस्ट नहीं आया, जबकि कांग्रेस सबसे पहले लिस्ट जारी कर चुकी है। मुकेश जी। प्रीति जी, राहुल जी ने तो 3 बार अपनी रैली जो है मुलतवी की है कोलार में। वहां पे, क्योंकि वहां पे दिक्कत सबसे आ रही है कि डीके शिव कुमार और इनके अंदर कौन सा मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, आपस में द्वंद है। वहां पे मतभेद इतने ज्यादा है दोनों के बीच के अंदर। डीके शिव कुमार महत्वाकांक्षी है कि मैं बन जाऊंगा मुख्यमंत्री, तो इस प्रकार से वहां पर तो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा की दौड़ चल रही है। जहां तक लिस्ट का सवाल है, हमारे शीर्ष नेता आपस में डेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कभी बड़ी अविलंब जल्दी लिस्ट आ जाएगी। और लिस्ट के अभी तो चुनाव में वक्त है, और फिर भारतीय जनता पार्टी को लिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं चुनाव के लिए। हमें कभी चुनाव के लिए नहीं कि चुनावी मेंढक की तरह से एकदम आए, और उसमें देखना पड़ता है कि कौन से विनेबल कैंडिडेट्स हैं, तो ये एनालिसिस करनी पड़ती है। वहां पे कॉम्प्लेक्स इलेक्टोरल्स हैं, वहां पे SC हैं, ST हैं, लिंगायत हैं, वोकालिंगा है, तमाम ऐसे उनके प्रतिनिधित्व हो, तो इस प्रकार से एक उसकी एनालिसिस करनी पड़ती है। तो इतनी जल्दी भी क्या, अभी तो चुनाव में वक्त है प्रीति जी। लेकिन कांग्रेस में जो द्वंद छिड़ा हुआ है, उसके बारे में कांग्रेस जी कुछ क्या बोलते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। कोलार में उनकी 3 बार क्यों जरा उनकी यात्रा मुलतवी हुई है, इसका जवाब दें जरा वो लोग। मुझसे कुछ नहीं। ठीक है, संजय राणा हाथ उठा रहे हैं। मैं सिद्धार्थ आपके पास आती हूँ। संजय राणा कुछ कहना चाह रहे हैं? त्यागी जी की बात से मैं थोड़ा सा इत्तेफाक ले रखता हूँ। जब ये बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक का जो चुनाव हो रहा है लोकल लीडरशिप पे हो रहा है, ना कि नेशनल कांग्रेस लीडरशिप पे। और देखिए शिव कुमार जी, और चाहे वो शिव कुमार जी, वो अपना पूरा चुनाव खुद का फाइनेंस करते हैं, सारी चीज़ें खुद होती हैं।
आप भारतीय जनता पार्टी में, आपने सही बोला त्यागी जी कि भारतीय जनता पार्टी में लोग कैंडिडेट को वोट नहीं देते, कमल के निशान को देते हैं, लेकिन वहां पे कमल के वहां पे हाथ के साथ साथ कैंडिडेट को भी देते हैं। तो आपको ये जो दुविधा है, ये चीजें है, डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि कर्नाटक में चुनाव हो रहे हैं तो राहुल गांधी जाएंगे तो चुनाव जीत जाएंगे, हार जाएंगे। आप कर्नाटका का चुनाव टोटली डिफरेंट है, वहां के लोकल चेहरे पे चुनाव पूरा लड़ा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी अपने नेशनल चेहरे पे लड़ रहा है। मूड भी बड़ा अलग है। बिल्कुल। मुकेश त्यागी जी, ऐसा कहा जा रहा है कि आप उत्तर प्रदेश या फिर जो नॉर्थ इंडिया है वहां जिस तरीके से लोग वोट करते हैं, कर्नाटक या दक्षिण भारत में लोग बड़े ही अलग तरीके से वोट करते हैं। तो इसे ये कह जाना कि अभी बहुत टाइम है, हम देखेंगे, मुझे लगता है कि थोड़ा सा क्या कहेंगे आप? नहीं है, मैं समझता हूँ कि आज या कल तक हमारी लिस्ट अनाउंस हो जाएगी। डेलीब्रेशन चल रहा है जेपी नड्डा जी घर पर। ये भी कहा जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग उगापोक की स्थिति में है कि टिकट किसे दिया जाए, किसकी टिकट काट दें, कहाँ क्या करें, किसे हटाएं, किसे बिठाएं, ये तय नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कहीं ऐसे लोगों की हम टिकट ना काट जो बाद में जाके हमें पछताना पड़ जाएगा, जीत में ये कितना नुकसान कर जाए हमें। तो इसमें शायद स्ट्रैटेजी बन नहीं पा रही है, ये सूत्रों के हवाले से ये खबर है। नहीं, स्ट्रैटेजी हमारी बहुत मजबूत है, आप देखते रहिएगा, स्ट्रैटेजी बहुत मजबूत है, बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हमारे आने वाले हैं प्रीति जी। और ये कहना कि साहब वो कौन मजबूत है, तो आप समझते हैं कि विश्लेषण करना क्या गलत है? अगर आप इलेक्शन में विश्लेषण कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ एक राजनीतिक परिपक्वता का परिचायक है, इसमें क्या गलत है? कौन सा कैंडिडेट मजबूत है, कौन सा, हमने सारे आइडेंटिफाई किए हैं जो असेंबली सेगमेंट्स हैं कि वहां पे कौन सा कैंडिडेट मजबूत है। अभी आपने कहा कि हमारी स्थानीयता पे मजबूती नहीं, हमारी केंद्रीयता पे मजबूती है, बिल्कुल गलत बात है। हम दोनों का समन्वय बना करके चल रहे हैं। वहां पे सेंट्रल स्कीम चल रही है जो कि बहुत जरूरी है जनता को सेवा करने के लिए। आयुष्मान भारत की स्कीम से कितने लोगों को फायदा हुआ है, वहां पे पानी सर आपके पास नंबर 2 का कोई लीडर नहीं है त्यागी जी कर्नाटका में? आप नंबर 2 का या नंबर 3 का एक लीडर बता दें तो आपके पास नाम नहीं है मोदी और मोदी जी के अलावा। जो मुख्यमंत्री अभी आज के हैं तो हमारे लीडर नहीं है वहां पर। आपको लगता है उनके चेहरे पे पूरी कर्नाटका का चुनाव लड़ा जाएगा? आपको लगता है वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? नहीं, आप डिबेट पे बोल दीजिए वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। नहीं बोल सकते आप, नहीं बोल सकते आप। मालूम है आपको कि उनके चेहरे पे चुनाव जीता नहीं जा सकता। अच्छा कांग्रेस बता दे। अच्छा सुनिए, आप बोल रहे कांग्रेस ने बता दिया कौन सा मुख्यमंत्री? निजाम फौजदार, प्रवक्ता महासचिव कर्नाटक के निजाम फौजदार जी, बोले हाथ में उठा रहे हैं। निजाम जी बताइए, जवाब दीजिए आप। निजाम जी देखिए, हमारे मनोज त्यागी साहब, मुकेश त्यागी, निजाम जी सॉरी कांग्रेस का चेहरा बताइए कौन है मुख्यमंत्री का? अरे बताते हैं भाई, बताते हैं, बताइए। बीजेपी की आज बोलती बंद हो चुकी है कर्नाटक में। अच्छा, फिर से कोई बोलती बंद नहीं हुई है सर। अभी मुकेश भाई की दिक्कत को मैं समझ सकता हूं। जब संजय जी पूछते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा है या नहीं, तो उसका जवाब नहीं दे पा रहे। आज मुख्यमंत्री सीट ढूंढते हुए घूम रहे हैं सरकार लेकर, 40% का धब्बा लेकर अपने कुर्ते पे। जब कहीं पे भी आप कोई भी चौराहे पे चले जाइए कर्नाटक के अंदर, आप पूछिए बीजेपी कर्नाटक सरकार का मतलब क्या है? 40% पे सीएम सरकार। यहाँ पे इन्होंने करीब 18,000 स्कूल बंद कर दिए। यहाँ की जो बैंगलोर का जो इट वाज अ गोल्डन एग जो कहते हैं ना, हर एक दिन सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बैंगलोर सिटी थी, वो उसका बेड़ा गर्क कर दिया है इन्होंने। छोटे से थोड़ा सा बारिश हो जाए तो यहाँ पे पानी खड़ जाता है, तैर सकते हैं लोग। अभी एक नया इनोवेशन चला है, कार के नीचे हवा बना देंगे तो जहाज बन जाती है, बोट, और पानी आते ही बोट बन जाएगी और चलती रहेगी बैंगलोर के रोड पे। पानी चला जाएगा तो फिर से पहिए आ जाएंगे और फिर कार बन जाएगी। ऐसी हालत हो चुकी है बैंगलोर की। सुनिए, हाँ। जहां पर 84% आईटी एक्सपोर्ट होता था बैंगलोर से, हाँ। आज 70% पे आ गया है। ये इनाम बीजेपी सरकार ने कर्नाटक को दिया है।
आज अगर जाकर बैंगलोर अच्छा, में कहीं पर पूछेंगे वो तो तो ठीक है, आपको बोलेंगे कि हमें बीजेपी नहीं चाहिए। इनसे पूछे चेहरा कौन है इनका? अच्छा, पेट्रोल हो ठीक है। गया, जहाँ पे निजाम जी, 1,200 रुपया सिलेंडर हो निजाम जी, गया, निजाम जी, आपका चेहरा कौन है? डीके तेल हो शिवकुमार? गया, निजाम जी, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का ठीक है, रेट निजाम बढ़ा जी, दिया गया, 2019 में जेडीएस ने आपके साथ गठबंधन तोड़ दिया और तमाम लोग, क्योंकि बीजेपी में सारे के सारे आपके जो विधायक थे वो शिफ्ट होने लग गए थे, तो ऐसे में एक जो है, मैं तो विश्वसनीयता की बात बीजेपी से पूछ रही थी कि लगातार आप लोग मुख्यमंत्री का चेहरा बदल रहे तो कैसे कॉन्फिडेंस में लेंगे, लेकिन एक भरोसे वाली बात कांग्रेस पार्टी के साथ भी जाती है ना कि चले हाँ चलो हम इन्हें वोट तो करते हैं, लेकिन ये जिस पार्टी के साथ जाएगी फिर जाके पता चला कि सारे लोग बीजेपी में चले गए तो गठबंधन टूट गया जी, तो ऐसे में हाँ प्रीति जी किसी की जरूरत नहीं है। हाँ। आप हमारे बैंगलोर में आइएगा, हम आपको डीके शिवकुमार जी और सिद्धरामैया जी के साथ 2 दिन घुमा देंगे। बिल्कुल आऊंगी मैं। सिद्धरामैया जब स्टेज पे आते हैं, हाँ। जब सिद्धरामैया मंच पर आते हैं हाँ। तो 10 मिनट तक लोग चिल्लाते हैं सिद्धरामैया सिद्धरामैया। हाँ। जब डीके शिवकुमार स्टेज पर और मंच पर आ जाते हैं, हाँ। सीटियां बजती हैं। जब बम्मई साहब सीएम साहब मंच पर आते हैं, हाय हाय बोलने लगते हैं लोग। ये हो गया माहौल बैंगलोर का। हाँ। जेडीएस कोई टीम नहीं है न आम आदमी पार्टी कितना नुकसान पहुंचाएगी आपको? आम आदमी पार्टी कितना नुकसान पहुंचाएगी आपको? यहाँ पे उनका कोई वर्चस्व नहीं है, कोई वर्चस्व नहीं है, ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना कोई उनका कोई यहाँ पे चेहरा है, कोई उनके अध्यक्ष है, उनका नाम भी किसी को पता नहीं। तो ये क्या हमें डेंट करेंगे? हाँ। आज सीधी सीधी लड़ाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी और बीजेपी जो पीछे 1 लाख पीछे है, 1 किलोमीटर पीछे है, लड़ाई भी नहीं है। हम देख रहे हैं कि वो और पीछे जा रहे हैं। ठीक है। तो हम मेजॉरिटी में आएंगे। हाँ। और इस सरकार का जो बीजेपी सरकार का जो ये क्या कहते हैं, पाप का पुराना है। हाँ। पाप का जो इनका लेखा चुका है ना, ये हाँ। रिपोर्ट कार्ड, इस पे हमने ये इलेक्शन लड़ा है। हाँ। और जब सिद्धरामैया साहब खड़ के कहते हैं ये कितने % की सरकार है, लोग कहते हैं 40%। मैं बताता हूँ कि इन्होंने क्या क्या किया है, इनके पाप गिनवाता हूँ आपको मैं। हाँ। बेड स्कैम, जहां पे ये कोविड के टाइम पे बेड पे पैसे लेकर 20,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये लेकर बेड अलॉट करते थे, बेड स्कैम। हाँ। इनके एमएलए हैं सतीश रेड्डी, इन्होंने 4 हॉस्पिटल बनवा लिए। और वहां पे तेजस्वी सूर्या जो वहां के एमपी हैं, उन्होंने उसमें से कट लिया। जब उनका खुलासा हुआ तो खामोश बैठ गए और दिल्ली भाग गए थे। उसके बाद आता है ये पीपीई किट स्कैम। जब लोग पीपीई किट को ढूंढ रहे थे, पता चला कि ये इंजेक्शन और ये पीपीई किट यहाँ के विधायक हमारे जो मेडिकल हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। ठीक है, सिद्धार्थ शर्मा भी कुछ कहना चाह रहे हैं आम आदमी पार्टी के, हाथ उठा रहे हैं। हाँ, थोड़ा जल्दी से निजाम जी, और भी लोग हैं। इतनी लिस्ट है, अगर मैं और आप सुबह बैठ जाएंगे डिबेट करते हुए रात तक, इनकी जो ये पाप की कथा है ना, हाँ। खत्म नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो ये मुकेश त्यागी साहब को पहले आकर यहाँ पे बैठना चाहिए। मुकेश त्यागी भी उम्मीद करती हूँ बड़ी सी लिस्ट लेके आए होंगे। देखना चाहिए, उसके बाद जब देखेंगे कि सरकार मुकेश त्यागी जी भी बड़ी सी लिस्ट, हाँ ठीक है, बड़ी सी लिस्ट लेके आए होंगे मुकेश जी भी। सिद्धार्थ शर्मा जल्दी से देखिए प्रीति जी, आपने और राणा जी ने इसको ठीक से पकड़ा कि उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत की तरह कर्नाटक का चुनाव नहीं होगा। यहाँ पे कुछ लोकल मुद्दे होते हैं। हाँ। और भाजपा क्योंकि अभी तक एक भी कैंडिडेट का लिस्ट अनाउंस नहीं कर पाई है, सिर्फ 30 दिन बचे हैं चुनाव के लिए, उसका एक मुख्य कारण यह है, और यह मैं पूरी जिम्मेदारी से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के नाते कर्नाटक करते हुए आज बोल रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा करीब 180 लोगों की लिस्ट जारी की है। उसमें से 4-5 लोगों को ऑलरेडी बीजेपी साम दाम दंड भेद करके तोड़ने का प्रयास शुरू कर चुकी है। भाजपा के पैर के नीचे से पूरी तरह से जमीन हिल चुकी है, क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं, और कर्नाटक में अगर वो येडियुरप्पा के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, जिनसे खुद भाजपा ने भ्रष्टाचार के कारण त्याग पत्र ले लिया था, और आम आदमी पार्टी का डर बीजेपी को इतना ज्यादा है कि आज आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने के बावजूद इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अभी तक ये नहीं दे रहे हैं। इसके लिए हाईकोर्ट तक ने इनको लताड़ दिया है।
तो आम आदमी पार्टी आज इस चुनाव में, कर्नाटक के चुनाव में पूरी रचनात्मकता के साथ उतर रही है, क्योंकि इसके पास एक एजेंडा है। कर्नाटक पढ़ा लिखा राज्य है, प्रधानमंत्री जी की तरह यहाँ पर लोग डिग्री खोजते हुए नहीं फिरते हैं, लोगों के पास डिग्री होती है, सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज है। इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर चुकी है। सभी के लिए इसके पास लोगों की समस्याओं को सुलझाने का दिल्ली और पंजाब के लेकिन आप लोग कहते तो हैं कि हम लोगों की समस्याओं परेशानियों के बारे में बात करते हैं, हम लोग राजनीति नहीं करते, लेकिन आप जिस तरीके से प्रधानमंत्री के डिग्री के पीछे पड़े हैं उसमें आपने सुना ही होगा, एनसीपी के प्रमुख शरद पवार जी का बयान आ गया कि ये लोग बेरोजगारी की बात नहीं करते, ये फालतू की डिग्री किसकी है, नहीं है, इन सब बातों में अपना समय अपना भी और देश का भी व्यर्थ करते हैं। प्रीति जी जिसके पास डिग्री होगी वो पढ़ा लिखा होगा, तभी तो ये सब बेरोजगारी वगैरह सुलझाएगा। अगर पढ़ा लिखा ही नहीं होगा तो सुलझाएगा कैसे? इतना बड़ा देश है, इतनी जटिल समस्याएं हैं, कोई प्रधानमंत्री हो या जो मुखिया होगा वो पढ़ा लिखा होगा। दिल्ली और पंजाब की बेरोजगारी पे क्या कहेंगे आप? आपकी पार्टी क्या कहेगी दिल्ली और पंजाब की बेरोजगारी पर? पंजाब में चरस में डूबे युवा, उनके लिए क्या कहेगी आपकी पार्टी? ठीक है राजीव मिश्रा। प्रीति जी, पंजाब में लोग कनाडा से आके सरकारी नौकरी लेना शुरू कर चुके हैं। आप कोई भी ये चीज सार्वजनिक हो चुकी है, पंजाब में लोगों को नौकरियां मिलनी शुरू हो गई है। अच्छा ठीक है राजीव मिश्रा जी, आम आदमी पार्टी का अस्तित्व कितना है कर्नाटक में? जैसा कि सिद्धार्थ निजाम जी कह रहे थे, आम आदमी पार्टी पर कमेंट कर रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि एसडीपीआई के बारे में वो क्या सोचते हैं, कोस्टल कर्नाटका में वो कितना इफेक्टिव होगी और कितना बड़ा चुनौती है एसडीपीआई खास करके कांग्रेस के लिए। दूसरा चीज कि कांग्रेस में जो डेली मुख्यमंत्री पद के दावेदार बढ़ रहे हैं, एमबी पाटिल का भी नाम आ रहा है, तो उसके बारे में वो क्या सोचते हैं? और टिकट बंटवारे के बाद जिस तरह से अंदर विरोध खुल करके सामने आया है, सेंट्रल कर्नाटका में कहें या फिर चित्रदुर्गा में कहें, तो उसे कैसे निपटेंगे? तो चैलेंज तो उनके सामने भी हैं। निजाम जी। हाँ जी, बहुत शुक्रिया जनाब, आपके सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। एक है आम आदमी पार्टी, यहाँ पे उसके वर्चस्व नहीं है। दूसरी बात एसडीपीआई का जो आपने कहा कि इसका कितना प्रभाव इलेक्शन पे पड़ सकता है। जहां जहां बीजेपी एसडीपीआई को फंडिंग करेगी वहां पे थोड़ा बहुत फर्क होने की चांसेस हैं, क्योंकि उनके जो मुतालिक जो हैं, राम सेने के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रमाण के साथ कहा, उसके प्रूफ के साथ कहा था कि बीजेपी एसडीपीआई को फंडिंग करती है। हमने वहां जहां जहां एमसी लगाना था वहां पे एमसी लगा दिया है, और प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी जहां ये करोड़ यहां से लाते हैं, कुछ ना कुछ इधर हो सकता है। लेकिन जब आप पूछते हैं कि यहाँ पे इतने मुख्यमंत्री के इतने दावेदार हैं, ये बहुत अच्छी बात है, डेमोक्रेसी में बहुत अच्छी बात है। इसका एक प्रूफ है कि पार्टी में कितनी बड़ी लीडरशिप ब्रेथ और डेप्थ है, यानी उसका पार्टी की शक्ति कितनी है, इसकी कितनी मजबूती है, इससे पता चलता है। यहाँ पे एक स्तंभ नहीं है कांग्रेस पार्टी के अंदर, बहुत सारे स्तंभ हैं। इट्स मेड आउट ऑफ मेनी पिलर्स। एक पिलर से बिल्डिंग नहीं हिलेगी, बहुत सारे पिलर्स हैं। एमबी पाटिल हो सकते हैं, परमेश्वर हो सकते हैं, हर एक, आप कितने भी नाम ले लीजिए, ऑल आर एलिजिबल टू बिकम सीएम। बट आज इस 2023 के इलेक्शन में 2 लीडरों के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा जा रहा है। एक सीएलपी लीडर सिद्धरामैया साहब, दूसरे जो केपीसीसी के अध्यक्ष हैं डीके शिव कुमार। दोनों ने कहा है सीएल जब इलेक्शन जीत जाएंगे, लेजिस्लेटिव पार्टी उसका चुनाव करेगी, उसके बाद हाईकमांड जिसको भी सीएम बनाएंगे हम उसका आदर करेंगे और उसका सम्मान करेंगे। तो ये बात खत्म हो गई। आज इनसे पूछिएगा, आज बीजेपी से पूछिएगा, 2-3 चीजों से पूछिएगा। जब कांग्रेस पार्टी कहती है कि गृह लक्ष्मी, घर की सबसे बड़ी औरत को 2000 रुपये देंगे हर महीने, हर घर को 200 यूनिट फ्री देंगे, और हर एक बेरोजगार युवा जो डिग्री होल्डर है उसको 3000 रुपये महीने 2 साल तक देंगे, और एक डिप्लोमा होल्डर है उसको 1500 रुपये देंगे, और हर इंसान जो गरीब है, बिलो द पॉवर्टी लाइन है, उसको 10 केजी चावल हम हर महीने फ्री देंगे।
तो ये कहते हैं लाभार्थी लाभार्थी। यही प्रधानमंत्री थे, यूपी में घूम घूम कर कहते थे सवाल का जवाब नमक ठीक है खिलाया है, मैंने आपको नमक खिलाया है। वहाँ पे तो कहते हैं कि हमने आपको चुनावी रैली नहीं है निजाम जी, डिबेट है निजाम जी, बांटते हैं निजाम जी, डिबेट है प्लीज, डिबेट है। त्यागी जी बहुत बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं निजाम जी। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये चुनावी भाषण जो है टेलीविजन के चैनल्स पर देते हैं और जब जमीनी उस पर उतरते हैं तो वहां विफल हो जाते हैं। इनका कोई खरीदार नहीं है। सबसे बड़ी विडंबना इनकी है, लंबे भाषण देते हैं लेकिन ये है कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। तो ये तो आपके जितने भी ठोस, आपकी कोई भी ऐसी उपलब्धि नहीं है। 2013 से 2018 के बीच में जब आपकी सरकार थी वहां पे कर्नाटक में, आपको पता है आपने कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए हैं। आपने पीएफआई के खिलाफ मुकदमा विड्रॉ किया है, डीआईजी को आपने जो पुलिस रिक्रूटमेंट गिना दीजिए। मैंने तो इतने सारे गिना दिए, आप तो एक तो बता दीजिए। आपकी तो हिस्ट्री इतनी बड़ी है कि आपने जिस तरह से नहीं दोहा कर्नाटक को लेकर के मत कीजिए मुकेश भाई। अब ये देखिए, बोलने नहीं दे रहे मुझको, सीरियस बात कीजिएगा। मैंने आपसे एक सवाल ये पूछा था, उसका जवाब अभी तक आपने नहीं दिया। आपने इतना लंबा बताइए, पूछिएगा सवाल, हम बताते हैं। आपके मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन है? बस ये दो कैंडिडेट, उनके आपस में जितने दौड़ चल रहे हैं जब जाहिर है आपस में दोनों में दौड़ लगी हुई है। अच्छा, डीके शिव कुमार के खिलाफ ईडी ने कितना बड़ा 327 अकाउंट्स ढूंढे हैं उनके खिलाफ, जहां पर कि इन पे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस का चार्ज लगाए गए हैं, प्रधानमंत्री और अमित शाह पकौड़े तल रहे हैं, के ऊपर लगाए गए हैं। तो वो तो भ्रष्ट से डूबे हुए आपके जो पकौड़े तल रहे हैं, आपके पास इतना प्रूफ है तो आप पकौड़े तल रहे हैं कर रहे हैं। और आप हमसे तो सवाल पूछ रहे हैं, आपके पास दस्तावेज है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, भी नहीं, आपके पास प्रूफ है। ये बता प्रधानमंत्री और आपके अमित शाह साहब पकौड़े तल रहे हैं। जब निष्कर्ष आएंगे तो आप कितने पकौड़े देखेंगे जो पुरानी चुनाव रैली उससे भी ज्यादा आगे बढ़ गए। इल्जाम लगाएंगे लेकिन आपको प्रूफ करने के लिए आपके पास कुछ पता नहीं है। केंद्र का समन्वय होते ही आपके तो जाते नहीं है, चुनाव क्षेत्र में नहीं जाते वो, जहाँ चुनाव होते वहां नहीं जाते। हमारे प्रधानमंत्री कब से 10-10, 15-15 अप्रैल रैली करते हैं। इनके राहुल गांधी से पूछिए, उसमें चुनाव हो रहे हैं हिमाचल में, गुजरात में, वो वहां पर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, वो ऐसी जगह जाते हैं। सिद्धार्थ शर्मा पूरे देश में घूमेंगे राहुल गांधी। प्लीज जल्दी से सिद्धार्थ शर्मा की लीडरशिप में पूरा भारत घूम रहा है। राहुल जी के प्लीज सिद्धार्थ शर्मा मुकेश त्यागी मिर्ची क्यों लगाते हैं? मुकेश त्यागी निजाम निजाम जी प्लीज। सिद्धार्थ शर्मा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर दिल्ली में जिस तरीके डेंट लगे, टॉप के जो लीडर्स हैं उनके ऊपर, कट्टर ईमानदार के ऊपर जो डेंट लगा, उसे कर्नाटक में आप कैसे धो पाइएगा और कैसे इसे भुनाइएगा आप कट्टर ईमानदार की छवि को? जल्दी से बताइए। एक तो कर्नाटक से पहले आपने दिल्ली का हवाला दिया, तो दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के तरह तरह के आरोप अभी 3 महीना पहले बीजेपी ने खूब लगाए, फिर भी एमसीडी में दिल्ली जीत गए हम लोग, और गुजरात में भी हम लोगों ने एंट्री अपनी ले ली है। तो इसीलिए कर्नाटक देखिएगा, मैंने पहले भी कहा, कर्नाटक एक बहुत विविधता भरा हुआ प्रदेश है। यहाँ पर अभी भी आप जाके देखिए, तटीय प्रदेशों में सिद्धि करके एक जनजाति है जो कि अफ्रीका से आई है। वो देखने में अफ्रीकी जैसे हैं लेकिन पूरी तरह से कन्नड़ बोलते हैं, और भारत के वो नागरिक हैं, हजारों सालों से आके यहाँ पर बस गए हैं। तो कर्नाटक बहुत विविधता भरा प्रदेश है। यहाँ पर आपको रचनात्मक राजनीति लोग चाहते हैं, और इसका राजनीतिक इतिहास भी है कि भारत में 1983 में ही रामकृष्ण हेगड़े जैसे वैकल्पिक राजनीति को, स्वच्छ राजनीति को कर्नाटक में सिर्फ जगह ही नहीं मिली, उनकी सरकार भी बनी। तो आम आदमी पार्टी इस चुनाव में पूरी रचनात्मकता के साथ उतर रही है, और भाजपा और कांग्रेस और जेडीएस, इससे कर्नाटक के लोग परेशान हो चुके हैं, क्योंकि कोई कमीशन लेके सरकार चलाता है, किसी के पास नेताओं का दिल्ली में जो आप पे धब्बे लगे हैं उनका कैसे धोएंगे? डिबेट जो दिल्ली में आपने धब्बे लगाए हैं, आपके दामन में जो काले काले बड़े गहरे धब्बे हैं, उनको कैसे धोएंगे? वो क्या बोलेंगे आप? अरे आप क्या बोलेंगे कर्नाटक की जनता को कि हमारे 3 मंत्री जो है जेल के पीछे हैं, और शराब की पॉलिसी में उनको बेल नहीं मिल रही है। डिबेट में मत जाइए, बाइंड अप करना होगा, फाइनल कमेंट की तरफ हमें जाना होगा। डिबेट में मत जाइए, अपनी बात रखिए एकदम सहजता से अपनी बात रखिए सहजता से। कर्नाटक में लोग पसंद नहीं करते हैं,
कर्नाटक बहुत सभ्य प्रदेश है। एक आदमी बोलते कर्नाटक बहुत संवेदनशील और पढ़ा लिखा स्टेट है। चलिए फाइनल कमेंट राजीव जी, फाइनल कमेंट दीजिए। भाजपा की राजीव मिश्रा फाइनल कमेंट। नहीं डिबेट नहीं करना, समय नहीं है प्लीज। राजीव जी फाइनल कमेंट दीजिए। साधु के बीच में राक्षस है। राजीव मिश्रा फाइनल कमेंट है वो सभी पार्टियां उठा रही हैं। हाँ। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो। हाँ। लेकिन सबका नैरेटिव अलग अलग है। हाँ। तो भ्रष्टाचार एक मुद्दा रहेगा इस चुनाव में। लेकिन जहां तक देखना है कि इस चुनाव का रिजल्ट की ओर अगर हम बात करें, बीजेपी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो एंटी इनकम्बेंसी से कैसे निपटे और अपना वोट बैंक जो हमेशा लगातार 35% के आसपास रहा, क्या उसमें बढ़ा पाएगी, घटा पाएगी। और ठीक है। हाँ। इसी तरह से कांग्रेस के सामने भी यही चैलेंज है। हाँ। कि वो क्या लिंगायतों का वोट जो आज तक 1990 के बाद उन्हें नहीं मिला, क्या उसमें 1-2% तोड़ पाएंगे। बढ़ोतरी पार्टी के सिद्धार्थ शर्मा आम आदमी पार्टी फैक्टर होगी। फाइनल कमेंट सिद्धार्थ शर्मा जी। मैं इतना ही कहना चाह रहा था कि कर्नाटक की जनता यहाँ पर रचनात्मक राजनीति चाहती है। यही कर्नाटक का विविधता भरा इतिहास है। हाँ। आम आदमी पार्टी पूरी रचनात्मकता के साथ दिल्ली और पंजाब मॉडल को लेके कर्नाटक यूपी है। और इसका प्रमाण ये है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों से ज्यादा अभी तक हमने कैंडिडेट घोषित कर दिए। हमारा चुनाव, हमारी चुनावी रणनीति, चुनावी मशीन, कैंपेन पूरी तरह से तैयार है। और जिस तरह से आपको पंजाब में एक आश्चर्यजनक नतीजा दिखा था, वैसा ही कर्नाटक में भी निजाम फौजदार फाइनल कमेंट। मैं कर्नाटक की मेरी आवाम से कहना चाहता हूं, बीजेपी का रेट कार्ड याद रखिएगा चुनाव से पहले और मतदान से पहले। ठीक है। सीएम की सीट 2,500 करोड़ रुपए, मिनिस्टर की सीट 100 करोड़ रुपए, बीडीए कमिश्नर 15 करोड़ रुपए, वाइस चांसलर 10 करोड़ रुपए, कोविड सप्लाई 75%। जल्दी से, ज्यादा समय नहीं निजाम जी। ये सारे इस सब चीजों को याद रखिएगा कि ये आपके जेब के पैसे लूटेंगे, आपके घर को लूटेंगे, बाद में आपको बेघर करेंगे और आपको रास्ते पर लाएंगे। इसीलिए ये पहला, ये बहुत सही वक्त है कि हम देखिए, ऐसा है जिस प्रकार से कांग्रेस ने लिंगायत कम्युनिटी का अपमान किया, लिंगायत कम्युनिटी को माफ नहीं करने वाली। और जिस प्रकार से उनके करप्शन से भरे हुए पुराना इतिहास है, जनता जानती है कि किस प्रकार से इमरजेंसी, किस प्रकार से 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, तो ये कांग्रेस आपका पुराना देंगे। और आप पार्टी के तो धब्बे इतने गहरे और बिल्कुल अभी तो वो इतने डिबेट में नहीं। समय खत्म। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे इस डिबेट में आने के लिए। और साथ ही आपने देखा कर्नाटक के चुनाव को लेकर दोनों पार्टियां, साथ ही आम आदमी पार्टी भी इस बार जोरों शोरों से दम भर रही है। देखना होगा कि कर्नाटक के इस दंगल में, कर्नाटक की इस दौड़ में कौन जीत हासिल करता है। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, कहीं मत जाइएगा। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7 और देखना न भूलें आपका फेवरेट प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का।